हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो आपका टॉपिक है व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं। इसमें कई थिंकर्स हैं, जैसे जे.एच. मीट हो गया, कार्ल मैनहाइम हो गया, अल्फ्रेड सुटर्स हो गया, कॉफमैन हो गया। तो कई सारे इसमें थिंकर्स हैं, जिसमें आज हम आपका जे.एच. मीट से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन आपके जे.एच. मीट से रिलेटेड होंगे, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपका जे.एच. मीट से जितने भी क्वेश्चन आईएएस में हो या पीसीएस में हो या यूजीसी नेट हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, या ऑल ओवर जो भी पूछे गए हैं उस सब का एक सार लाए हैं कि अभी तक के 1995 से लेके आज सन 2020 चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने एक जगह आपके लिए नोट डाउन कर लिए हैं, कि जिससे आप अगर इतना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जे.एच. मीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जे.एच. मीट ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? और ये देखिए, राजस्थान पीसीएस प्रवक्ता सन 2014 में आया था। तो मैंने इस तरह से नोट डाउन भी कर दिया है कि कब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन बी ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑप्शन सी द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, या ऑप्शन डी द फिलॉसफी ऑफ माइंड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सोशल साइकोलॉजी। तो जे.एच. मीट ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? सोशल साइकोलॉजी कहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समग्र समाज, समग्र का मतलब क्या होगा? समाज, और भाग मतलब व्यक्ति से पहले है, ना कि भागों अथवा भागों के अर्थ में समग्र। ये किसका कथन है? ये भी देखिए, राजस्थान पीसीएस प्रवक्ता सन 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सी.एच. कूले, ऑप्शन बी जेम्स मार्क बॉल्बिन, या ऑप्शन सी जे.एच. मीट, या ऑप्शन डी इरविन गॉफमैन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी जे.एच. मीट। तो जे.एच. मीट ने कहा है कि समग्र समाज भाग व्यक्ति से पहले है। तो इन्होंने जो है व्यक्ति से पहले किसे माना है? समाज को माना है। और इन्होंने बताया है कि जो भाग होता है वो समाज के अंतर्गत होता है, ना कि समाज व्यक्ति के अंतर्गत। ठीक है, भाग के रूप में इन्होंने व्यक्ति को माना है और समग्र के रूप में इन्होंने समाज को माना। और अगर व्यक्ति और समाज में पूछा जाए इन्होंने किसे महत्वपूर्ण माना है, तो समाज को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मीड के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है, जिसका उत्तर कौन दे सकता है? और देखिए, ये भी राजस्थान पीसीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी मनुष्य, या ऑप्शन डी समस्त जीव। मीड ने जैसे कि बताया था, अपनी एक उनकी बुक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, उसमें इन्होंने बताया था आई मी और स्व मतलब सेल्फ के बारे में बताया था कि किस तरह हम अपने विचारों को एक दूसरे को भेजते हैं। तो इसमें इन्होंने प्रतीकों का एक महत्वपूर्ण हाव भाव के रूप में बताया, और जिसका अर्थ मतलब प्रतीक कौन दे सकता है, संकेत कौन देता है? तो मनुष्य दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी होगा, मनुष्य। मनुष्य ही अपने हाव भाव से या प्रतीकों से एक दूसरे से को समझ सकता है या एक दूसरे की भावनाओं को जान सकता है। मतलब यही बात मीड ने बोली है कि मीड कि प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है, और इसका उत्तर केवल कौन दे सकता है? मनुष्य दे सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं ये इस बुक के बारे में, तो आप एक बार देख लीजिए। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस सामाजिक विचारक से संबंधित है? ये देखिए, कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बार पूछा जाता है। यूजीसी नेट सन 2005 में पूछा गया है, राजस्थान प्रवक्ता 2014 में, यूजीसी नेट 2016 में, और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी फायर्ड, ऑप्शन सी मीट, या ऑप्शन डी मर्टन। तो जाहिर सी बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मीट की है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल गलत है? ये भी देखिए आईएएस में पूछा गया है।
ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, दर्पण व्यक्तित्व, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉयड, अहम एवं पराअहम, ऑप्शन सी वेलफेयर पैरेटो, अभिजन का परिभ्रमण, या ऑप्शन डी जॉर्ज एच मीड, हम और मुझे। तो यहाँ पे जो कि सुमेल गलत है वो होगा ऑप्शन डी जॉर्ज एच मीड। इन्होंने मीड ने हम और मुझे ना दे करके इन्होंने आई मतलब मैं और मुझे का दिया है, ठीक है, हम और मुझे नहीं दिया है। आइए जानते हैं चार्ल्स कूले ने जो ये दर्पण व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है। तो देखिए ये जो है जैसे मैं और मुझे या स्व की जो अवधारणा ये सब समाजीकरण के सिद्धांत है जो कि चार्ल्स कूले ने ये दर्पण व्यक्तित्व में दिया, सिगमंड फ्रॉयड ने इडम अहम पराअहम इन सब चीज़ों को दिया, और जॉर्ज एंड मीड ने जैसे मैं और मुझे और स्व की अवधारणा दी। ये क्या है, ये समाजीकरण के सिद्धांत हैं, ठीक है, जो कि दिए गए हैं। आइए इन्हें ही समझ लेते हैं। जैसे कि चार्ल्स कूले ने जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया उसे नाम दिया स्वदर्पण का सिद्धांत, ठीक है। तो कूले के अनुसार व्यक्ति का स्व मतलब आत्मा, वास्तव में आत्मा जो होती है वो व्यक्ति का क्या होती है, दर्पण होती है, जो दूसरों का उसके प्रति दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति दूसरे की दृष्टि से अपने को देखता है, फिर धीरे धीरे वह दूसरों के विचार एवं दृष्टिकोण को अपने में अपना लेता है। तो मतलब इसमें इन्होंने कूले ने जो समाजीकरण का सिद्धांत बताया, स्वदर्पण का सिद्धांत, इसमें बताया कि व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है जो उसका दर्पण होती है, और व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को दूसरों के रूप में देखता है कि दूसरे उसे क्या समझते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने आप को धीरे धीरे उसी रूप में ढालता चला जाता है। जैसे अगर आपको कोई लोग कोई जैसे परिवार के लोग ही अगर बहुत समझदार मानने लगे, तो आपने क्या देखा कि हमें घर में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है कि ये बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपको अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करने लगेंगे कि हाँ हम हैं, और वैसे ही हरकतें करने लगेंगे कि कोई भी काम करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये कूले ने समझाया। दूसरा सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसमें इन्होंने जो समाजीकरण का विचार दिया, इसमें इन्होंने 3 शब्द बताए, एक आत्मा जिसे इड बोला, एक अहम जिसे ईगो बोला, और एक पराअहम जिसे सुपर ईगो बोला। तो अहम ईगो तो अधिकतर लोगों में होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो आत्मा या इड जो बताया, ये इन्होंने बताया कि बालक जो होता है वो जन्म जब लेता है तो कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं व्यक्ति की, जो जैविक ऊर्जा होती है, उसे इन्होंने आत्मा बोला, ठीक है। उसके बाद अहम क्या हुआ, जब बालक जन्म कहाँ लेता है, परिवार में, तो परिवार से जब वो संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, अहम विकसित होने लगता है, ठीक है। तो परिवार में आके धीरे धीरे वो चीज़ों को, जैसे उसका समाजीकरण होता है, वो उनका अनुकरण करने लगता है, उनके जैसे बिहेव करना सीखने लगता है, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर ईगो आने लगता है। फिर पराअहम या सुपर ईगो के बारे में उन्होंने बताया कि जब बालक जो है परिवार से थोड़ा बाहर निकलता है और अन्य लोगों से संपर्क करता है और संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब नॉलेज हो जाता है तो उसे सिगमंड फ्रॉयड ने पराअहम के अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इड मतलब आत्मा, ईगो मतलब अहम, और पराअहम मतलब सुपर ईगो, ठीक। और उसी तरह जे.एच. मीड ने जो अपने समाजीकरण का सिद्धांत दिया, उसमें माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में इन्होंने मुझे, मैं और सेल्फ के बारे में बताया तथा महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य के बारे में बताया है। तो यहाँ पे पहले हम जानेंगे मुझे का तात्पर्य क्या होता है। तो अगर आपसे बोला जाए जे.एच. मीड ने मुझे मतलब किसे इंडिकेट किया है, तो मुझे मतलब समाज को इंडिकेट किया है, ठीक है। और मैं मतलब समाज के प्रत्युत्तर मतलब मैंने उसके प्रति क्या उत्तर दिया है, कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, मैंने उसके प्रति क्या उत्तर दिया है। और स्व यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो अगर स्व के बारे में पूछे सेल्फ, तो हम जब समाज के अनुसार अपने बारे में क्या सोचते हैं, जिस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, वो हमारा स्व या हमारी आत्मा होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सैग्निफिसेंट अदर की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी फ्रॉयड, ऑप्शन सी जॉनसन, या ऑप्शन डी मीड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी मीड। मीड ने सैग्निफिसेंट अदर या महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा दी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। जैसे कि सैग्निफिसेंट अदर या विशिष्ट अन्य या महत्वपूर्ण अन्य, कहीं भी लिखा आ जाए तो ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है।
महत्वपूर्ण अन्य का तात्पर्य क्या होगा? व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है? परिवार। ठीक है, तो व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण क्या होगा? परिवार होगा। परिवार से ही वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो महत्वपूर्ण अन्य के अंतर्गत हम किसे रखेंगे? परिवार को रखेंगे या व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण को रखेंगे। ठीक है, इसमें बालक क्या होता है? दो चीज़ों से गुजरता है, एक नकल की अवस्था और एक नाटक की अवस्था। मतलब जब हम छोटे होते परिवार में होते तो क्या करते हैं, जैसे हमारे बड़े लोग कर रहे होते वैसे ही हम नाटक करने की कोशिश करते हैं और उनकी नकल उतारते हैं। तो ये दो अवस्थाओं से होकर के महत्वपूर्ण अन्य में व्यक्ति गुजरता है, तब उसका समाजीकरण होता है। ठीक है, और विशिष्ट अन्य की अवधारणा का प्रयोग मीड ने उन व्यक्तियों के लिए किया है जिनके विषय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होती है। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी मतलब हम नाटक या नकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए विशिष्ट अन्य की अवधारणा मीड ने किसके लिए की है, तो जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है उसके लिए महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का इन्होंने प्रयोग किया है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सांकेतिक अंतःक्रियावाद से संबंधित हैं ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी मार्गेट या ऑप्शन डी वेबर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मीड। तो सांकेतिक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? मीड संबंधित है। और अगर बात की जाए सांकेतिक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है, तो हर्बर्ट ब्लूमर है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद की उत्पत्ति जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी, वही इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिक्रियात्मक अंतःक्रियावाद के जनक हर्बर्ट ब्लूमर माने जाते हैं। और हर्बर्ट ब्लूमर की एक पुस्तक है जो कि 1969 में प्रकाशित हुई, सिंबॉलिक इंटर एक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड। इसमें इन्होंने बताया कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या होता है, किस तरह से अनुकरण करता है, और उसके बाद अगर उसको वैज्ञानिक रूप या व्यवस्थित ढंग से किसने प्रस्तुत किया, तो जे.एच. मीड ने किया। ठीक है, और तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार ये माना गया है कि समाज जो होता है वो गतिशील होता है और समाज को निर्मित करने वाली जो भी सामाजिक क्रियाएं या भूमिकाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो भी थिंकर्स मानते हैं वो भी यही मानेंगे कि समाज जो गतिशील है और समाज में जो भी क्रियाएं हैं भूमिकाएं हैं वो सब क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, अतः प्रतीकों के अभाव में मानवीय अंतःक्रिया संभव नहीं है। तो जो भी थिंकर्स प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को मानते हैं वो ये जरूर मानते हैं कि प्रतीक ही हैं जो एक दूसरे से वार्तालाप कराते हैं, वरना अगर प्रतीक नहीं होंगे तो व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर सकेगा। और सबसे ज़्यादा उदाहरण अगर सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो भाषा। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं को अपने समझते हैं उस चीज़ को। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, भाषा ही है जो आपको बहुत इजी तरीके से, क्योंकि बुक में अगर पढ़ते होंगे तो मे भी हो सकता है समझ में नहीं आता हो, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो भाषा ही या आपके हाव भाव ही होते हैं जो एक दूसरे से अंतःक्रिया कराते हैं या एक दूसरे को समझ, जो भी फीलिंग्स होते हैं उसके, वो एक दूसरे को समझ सकता है इंसान। ठीक है, तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो भी थिंकर्स थे वो प्रतीकों के माध्यम से या समाज को क्या मानते थे, तो गतिशील मानते थे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य रचना करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है ए अहम की, ऑप्शन बी मुझे की, ऑप्शन सी परा अहम की या ऑप्शन डी मैं की। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी मुझे की। तो मीड के अनुसार जो सामान्य अन्य है और महत्वपूर्ण अन्य है वो किसकी रचना करते हैं, मतलब मुझे की। मुझे मतलब समाज की। समाज क्यों? क्योंकि अभी हम ऊपर आपको महत्वपूर्ण अन्य समझा चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि प्राथमिक समाजीकरण हमारा कहाँ होता है, परिवार में होता है। और परिवार क्या होता है, एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो मुझे जो कि समाज को इंडिकेट करता है और समाज मतलब परिवार, तो इस तरह से महत्वपूर्ण अन्य सामान्य अन्य किसको इंडिकेट करेगा, मुझे को। ठीक है, आइए इसके बारे में समझ भी लेते हैं। मीड ने मैं और मुझे की अवधारणा दी है, जिसमें मैं जो होता है वो व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्ति करता है और इसके विपरीत मुझे जो होता है वो सामाजिक स्वचेतना व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो मैं में मतलब व्यक्ति आ जाएगा और मुझे में मतलब समाज आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण अन्य या सिग्निफिकेंट अदर जिसे बोलेंगे, इसका तात्पर्य व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण से होता है जो कि परिवार।
ठीक है। और महत्वपूर्ण अन्य मुझे को व्यक्त करते हैं क्योंकि परिवार समाज की इकाई होता है। और वहीं सामान्य अन्य, जिसे जनरलाइज्ड अदर बोलेंगे, ये परिवार के बाहर के सदस्यों को मीड ने सामान्यीकृत अन्य के अंतर्गत रखा गया है, जो भी मैं से व्यक्ति को करता है। जैसे कि सामान्य अन्य की बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति जब बाहर की दुनिया में आता है, ठीक, बाहर की दुनिया मतलब समाज ही में बात किया जाए, लेकिन इसमें क्या मैं से मुझे में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर दोनों को साथ में पूछा जाए तो दोनों का रिलेट कहीं ना कहीं सामाजिकरण से है और ये मुझे को इंडिकेट करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण की अवधारणा का सृजन किसने किया है? या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी लिंटन, ऑप्शन सी कूले या ऑप्शन डी मर्टन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मीड ने आत्मवाचक भूमिका ग्रहण या रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण की अवधारणा दी है। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण या आत्मवाचक भूमिका ग्रहण क्या होता है। जैसे कि रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण, जिसे विशिष्ट भूमिकाओं को, अगर हम कोई भी विशिष्ट भूमिका को सीख रहे हैं तो वो हमारा आत्मवाचक भूमिका ग्रहण या फिर रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण होगा। जैसे कि अगर एसआई की आप भर्ती के लिए कोई अभ्यास कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, या आप किसी सेना में भर्ती हो गए हैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ के सेम वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप कर रहे हैं जैसा कि आप जिस पोस्ट पे हैं, तो उसे मीड ने रिफ्लेक्टिव भूमिका ग्रहण या फिर आत्मवाचक भूमिका ग्रहण कहा है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के किसने भूमिका सिद्धांत व स्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो अपराधी के व्यवहार की व्याख्या किसने भूमिका सिद्धांत या स्व के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है? ये यूपीपी से सोशियोलॉजी 2007 और 2008 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आर.के. मर्टन, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी शॉ एंड मैके या ऑप्शन डी जे.एच. मीड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, जे.एच. मीड ने अपराधियों के व्यवहार की व्याख्या किया और उस आधार पर भूमिका के सिद्धांत या स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसे कि अपराधी के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मीड ने भूमिका सिद्धांत या स्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब आइए जानते हैं जैसे भूमिका सिद्धांत क्या होता है। तो किसी विशिष्ट परिस्थिति या सामाजिक पद के साथ जुड़ी सामाजिक प्रत्याशाओं का पर प्रकाश डालती है और इन प्रत्याशाओं की कार्यविधि की विवेचना करती है। तो भूमिका सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि आपका कोई एक सामाजिक पद है, उससे कई सारी सामाजिक आशाएं होती हैं कि अगर आपका ये पद है तो आप इस पद के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो उस कार्यविधि की विवेचना इन्होंने भूमिका सिद्धांत में की है। तथा स्व के सिद्धांत में इन्होंने मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है स्व का सिद्धांत, और वह सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है और स्व के विकास एवं भूमिका के सिद्धांत के द्वारा ही अच्छे बुरे का बर्ताव होता है तथा अपराधी व्यवहार करता है। ठीक है, तो स्व का सिद्धांत मतलब इन्होंने बताया स्व मतलब आत्मा। तो आत्मा जब व्यक्ति की जो होती है वो क्या होगी, जन्म के बाद जब उसका समाजीकरण हो जाता है मैं और मुझे के द्वारा, तो क्या होता है स्व का विकास होता है। इस स्व के विकास होने से और भूमिकाओं का अच्छे से निर्वाह करने से ही अच्छे बुरे का व्यवहार, जैसे अपराधी जो भी होंगे अच्छे या बुरे का बर्ताव तभी करेंगे जब उन्हें स्व का या फिर हमारी क्या भूमिका है उसका उन्हें ज्ञान होगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या मीड ने किया है भूमिका के सिद्धांत से या स्व के सिद्धांत से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ये भी देखिए पूछा गया यूपीपीसीएस में। ऑप्शन ए व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह, ऑप्शन बी व्यक्ति का केवल सदस्यता समूह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का केवल सदस्यता ग्रुप। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अन्य का तात्पर्य क्या होगा, व्यक्ति का केवल सदस्यता ग्रुप। अब महत्वपूर्ण अन्य में मैंने ऊपर आपको क्या समझाया है कि इसमें व्यक्ति का प्राथमिक समाजीकरण मतलब परिवार,
अब परिवार क्या होगा, व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होगा ना, तो किसका, कौन से सदस्य का समूह होगा, मतलब अपने परिवार का सदस्य का समूह होगा। तो यहाँ पे यही चीज पूछा गया, व्यक्ति का केवल सदस्यता ग्रुप ही महत्वपूर्ण अन्य में आएगा। और अगर पूछा जाए सामान्य अन्य में, तो व्यक्ति का केवल गैर सदस्य, क्योंकि उसमें वो परिवार से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोसी, अपने आसपास की परिस्थितियों से करता है, तो वो जो होगा वो व्यक्ति का केवल गैर सदस्यता समूह होगा, और ये सदस्यता समूह होगा महत्वपूर्ण अन्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे दिया भी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे, समाजीकरण का आई और मी का सिद्धांत किसने दिया है। और ये देखिए कई बार पूछा गया, आई मी, इतनी देर से मैं आपको बता ही रही हूँ, आई क्या होता है समाज, मी क्या होता है व्यक्ति, ठीक है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी मीड, या ऑप्शन डी फायर्ड। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी मीड। मीड ने आई, मी और सेल्फ की अवधारणा दी है, जो कि उनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आप ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नरजातीयता समनर, ऑप्शन बी सत्तावादी व्यक्तित्व एडोनो, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहारवाद गॉफमैन, या ऑप्शन डी प्राथमिक विचलन लेमार्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहारवाद गॉफमैन, जो कि ये गलत है, क्योंकि सामाजिक व्यवहारवाद में जो कि यहाँ पे जीएच मीड की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है। सामाजिक व्यवहारवाद से संबंधित कौन है, जीएच मीड, ठीक है। तो व्यवहारवाद को अगर आप समझ लीजिए, तो व्यवहारवाद को क्या प्रयोजनवाद भी बोल सकते हैं। अगर इसके जनक पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ये हैं पियर्स हैं व्यवहारवाद के जनक, ठीक है। और अगर इसको फेमस व्यवहारवाद को किसने किया बात की जाएगी, तो जॉन डीवी ने किया था, ठीक है, जॉन डीवी ने इसे किया था। और ये क्या होता है व्यवहारवाद, ये प्रयोजनवाद क्या होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य से हम क्रियाओं को करते या सीखते हैं कि हमें सत्य क्या है, इन सब चीज़ों को जानना, ठीक है, व्यवहारवाद होता है। और व्यवहारवाद के दो बिंदु होते हैं, एक यथार्थता होती है, ठीक है, रियलिटी होती है कि आप रियलिटी के ओर जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। और इसके अगर व्यवहारवाद के चरणों की बात की जाए तो दो होते हैं, एक दार्शनिक यथार्थवाद, एक सामाजिक यथार्थवाद, ठीक है। और सामाजिक यथार्थवाद के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद आता है, और जिससे जेएच मीड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक तरह से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन है, तो जेएच मीड है। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है किसके अंतर्गत आता है, तो सामाजिक यथार्थ। और सामाजिक यथार्थ किसके अंतर्गत, तो व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए कूले आत्मदर्पण, ऑप्शन बी दुर्खिम INB, ऑप्शन सी फायर्ड इड और सुपर ईगो, ऑप्शन डी मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्खिम INB गलत है, क्योंकि दुर्खिम ना होके INB की अवधारणा किसने दी है, जेएच मीड ने दी है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ई वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी द मदर्स R. Redfield, ऑप्शन सी पैटर्न्स ऑफ कल्चर बेनेडिक्स, या ऑप्शन डी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी गॉफमैन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। ये गॉफमैन की ना होके ये जेएच मीड की पुस्तक है, ठीक है। उसके अलावा इसे भी याद रखिएगा, पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी है, बेनेडिक्स की है, दी मदर्स किसकी है, ये ब्रीफॉल्ट की है, और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी है, ये ई वेस्टरमार्क की पुस्तक है। तो आप एक जो गलत है उसको तो याद रखिएगा कि सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी है, ये आपकी जेएच मीड की है। और पैटर्न ऑफ कल्चर बेनेडिक्स की है, द मदर ब्रीफॉल्ट की है, और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ई वेस्टरमार्क की है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।